प्रणाम। आज हम फिर आपके सामने रूबरू श्रृंखला के अंतर्गत एक शख्सियत को लेकर आए हैं और कोरोना काल में हम सभी कार्यक्रम ऑनलाइन कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें कलाकारों को आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके इसलिए कर रहे हैं, और कुछ कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि जो बहुत अजीम हस्ती और जो बहुत शिखर पर जो कलाकार बैठा है उसको आप आज के फॉर्म में देखते हैं कि आज वो कैसे अपनी बात को रख रहा है आपके सामने। लेकिन वो यहाँ तक पहुँचने के बीच में जितनी उसकी जीवन यात्रा थी उसके विषय में हम नहीं जान पाते। आज जिस शख्सियत को आपके सामने लाए हैं वो एक ऐसी शख्सियत है, देश जिनका कभी भी कर्ज नहीं चुका पाएगा। उन्होंने देश की सेवा दो रूप में की है। एक तो सेनानी के रूप में उन्होंने अपना जीवन लगाया है, और दूसरा साहित्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से देश को एक रास्ते पर लाने का काम, अपनी संस्कृति बचाने का काम किस तरह से कर रहे हैं वो देखने लायक है, सुनने लायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हिंदी में वो निपुण है उतनी ही उनकी उर्दू भी अच्छी है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय विवेक जी का। विवेक जी प्रणाम। प्रणाम सर। आज आप जैसी शख्सियत को अपने बीच अपने साथ पाकर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और जो इज़्ज़त आप जैसे लोगों के लिए सारे देशवासियों के मन में होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आइए हम लोग आपकी जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना पूरा नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि मुझे आपने एक मौका दिया कि मैं इस मंच पे जो कि साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है वहाँ पे मैं आया हूँ जी। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इसका मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं दिल से एक भारतीय हूँ और इस संस्कृति के प्रति मेरा बड़ा लगाव है, जुड़ाव है, और मैं चाहता हूँ कि वापस भारतवर्ष अपनी वही प्रभुता हासिल करे जिसके चरम पे कभी ये हुआ करता था। विश्वगुरु। विश्वगुरु जी। विवेक जी, आप तो सेनानी के साथ साथ सांस्कृतिक योद्धा भी हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति को आप आगे लेके चल रहे हैं। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके परिवार में कौन कौन था, और आप पहले झुकाव आपका साहित्य की ओर हुआ या सेना की ओर हुआ, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला के अंदर हुआ जी। मेरे पिताजी प्रोफेसर रहे जी। किस चीज़ के? वो मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे जी। पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। जी जी। मेरी माँ स्कूल सिर्फ चौथी कक्षा तक गई हैं। जी जी जी। उसके बाद उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा का ग्रहण नहीं की। अच्छा, ये आपका जो आपका वहाँ से आना हुआ, जहाँ आपका जन्म हुआ, वहाँ से आपका चंडीगढ़ आना, इसके पीछे कोई विशेष कारण रहा? मेरे पिताजी कोलोराडो यूनिवर्सिटी के अंदर 1963 से 1963 से वहाँ पे थे। उन्होंने पीएचडी की और फिर वहाँ पे लेक्चरर थे, फिर वो रीडर थे जी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अमेरिका में वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकें जी। तो वो 69 में उन्होंने कोशिश की वापस आने की जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1973 में वो एज लेक्चरर आकर यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया जी।
और तब से लेके 94 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में ही रहे और वहीं से रिटायर हुए। तो आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो चंडीगढ़ में ही हुई? शुरू के कुछ साल चौथी कक्षा तक मैं गांव में था जी। उसके बाद में फिर चंडीगढ़ में ही मैं पढ़ा हूँ जी। तो यहाँ किस स्कूल कॉलेजेस में आपका? मैं गवर्नमेंट सीनियर मॉडल स्कूल सेक्टर 16 का छात्र रहा हूँ। जी जी जी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में पढ़ा जी। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने 1 साल का जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का भी शिक्षा ली है। जी जी जी। तो ये सेना में जाने की आपको क्यों कर सूझी? मुझे ऐसा लगा जैसे औपचारिक शिक्षा के तरफ मेरा कोई झुकाव है नहीं। जी। अब ऐसा लगता है कि मैं गलत सोचता था। जी। तो मुझे कुछ ना कुछ तो जीवन में करना था। जी। बचपन में एक होड़ होती है सबके अंदर, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। जी जी। उस वक्त मैंने अपने आप को सोचा कि मैं क्या बन सकता हूँ। जी। तो मैंने पाया कि मैं शायद एक सैनिक बन सकूंगा। जी। वहीं से ये इच्छा जागृत हुई सेना में जाने की और मैंने कोशिश किया, तैयारी की। जी। और ईश्वर की कृपा से सेना में 32 साल काम करके जी जी मैं रिटायर हुआ। तो पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ रही? देश के तकरीबन हमारे आर्मी के अंदर कमांड्स में बांटा गया है पूरी फौज को। जी। तो सभी कमांड में मैंने वो काम किया है। जी। हाँ। और ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में। जी। और नॉर्थ ईस्ट में भी 2 टेन्योर मेरे रहे हैं। जी जी। अक्सर आपसे जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन मेघदूत का नाम आता है। ये ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के बारे में है। 1983-84 से वहाँ पे कंटिन्यूसली उसको वॉर जोन डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशमकश हमेशा रहती है, जारी रहती है। जी जी। उसको ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं। जी। और वही एक जगह है जहाँ पे आप फॉर्मली वॉर पे हैं पाकिस्तान के साथ में, बाकी छद्म युद्ध तो कहीं भी हो रहे हैं। जी जी। तो वहाँ क्या विशेषता रही जहाँ आपकी पोस्टिंग थी ऑपरेशन मेघदूत के लिए? ऑपरेशन मेघदूत एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है जहाँ पे आप 45 दिन से ज़्यादा एक पोस्ट पे नहीं रह सकते। जी। तो वहाँ कुछ वातावरण इस तरीके से है, परिस्थितियाँ इस तरीके से हैं, वेरी लो प्रेशर, बहुत सर्दी है, इन सब से आपके शरीर को जूझना पड़ता है। बर्फ भी होगा वो -35 to 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है। विवेक जी, जैसा आपने बताया कि वहाँ टेम्परेचर हमेशा 35 डिग्री to 40 डिग्री माइनस में रहता है, ग्लेशियर है, तो और साथ में ये बताया कि 45 डेज से कोई ज़्यादा वहाँ रह नहीं सकता, तो उसके कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि आपका जो शरीर है इतना एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल नहीं सकता 45 डेज के बाद में। जी जी। अच्छा। आप मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से क्षय होना शुरू हो जाता है। जी। ऑक्सीजन लेवल्स इतने नीचे हैं कि आप सांस लेने में तकलीफ होती है। आपको अगर 100 मीटर चल के जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपको 15, 20, 25 मिनट तक लग जाते हैं। थोड़ी दूर चल के रुकना पड़ता है, फिर आगे चल के रुकना पड़ता है। दुश्मन की गोलाबारी भी होती है वहाँ पे। जी जी जी। तो इन सब चीज़ों को देख के जो जिस तरीके की स्ट्रेस में एक सोल्जर वहाँ है जी, वहाँ 45 दिन से ऊपर रखने में उसका परमानेंट लॉस हो सकता है। इसलिए उसको वहाँ पे 45 दिन से ज़्यादा नहीं रखते हैं एक पोस्ट पे। स्पेशली मैं अपनी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, बाना और सोनम, जहाँ पे मैं था। अच्छा, आपने अभी बताया कि 32 वर्ष आपने देश की सेवा एक सेनानी के माध्यम से की, एक सैनिक के माध्यम से की, एक राष्ट्रभक्त के माध्यम से की। रिटायरमेंट आपने वहाँ से कब आपका हुआ है सेना से? रिटायरमेंट अभी 31 मई, अभी इस वक्त अक्टूबर चल रहा है जी, तो मई से अक्टूबर ये 3-4 महीने 3-4 महीने हुए हैं। तो आपके अंदर तो एक साहित्यकार भी है,
तो ये साहित्यकार को आपने कैसे बचा के रखा ऐसी परिस्थितियों में? मैं साहित्यकार हूँ इसके बारे में तो मुझे खुद सुन के बड़ी हैरानी होती है। साहित्यकार बहुत बड़ी जीवन में मैं बहुत प्रभावित रहा। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, नेपाली, महादेवी वर्मा, इनकी कविताएं मैं जब स्कूल जाता था, छोटा बच्चा गांव में, तो मुझे करीब 1.5 मील तक जाना पड़ता था जी। तो जब मैं पैदल जाता था तो इन कविताओं को बोलता हुआ जाता था। जी जी जी। रास्ता कट जाता था। कोई कविता याद है मैथिली शरण गुप्त जी की या किसी की? अभी रामधारी सिंह दिनकर की अब मुझे पूरी कविताएं याद नहीं, दो लाइन बस। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, जी। मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, क्या बात है। मेरे नगपति मेरे विशाल। जी। इस कविता का इतना प्रभाव है कि मैंने दसियों कविताएं लिखी होंगी जिसकी आत्मा मेरे नगपति मेरे विशाल से जुड़ी हुई है। जी जी। ये जितने भी कवि रहे हैं इनकी एक छाप है। तो मैंने जितनी भी कविताएं अपनी लिखी हैं उनकी झलक मेरी कविताओं में आपको नजर आएगी। जी जी। वो चाहे श्रृंगार पे हो, चाहे आत्म अवलोकन पे हो, चाहे वो वीर रस में हो, विभत्स में हो, वो जो भी रस हैं इन्हीं के रस हैं जो कि मैं प्रतिबिंबित करता हूँ अपनी कविताओं में। मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ जी। एक जगह है रामपुर, हाँ जी, मुरादाबाद के पास, हाँ जी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं भी जब उन दिनों पढ़ा करता था तो नर हो न निराश करो मन को, ये बहुत ज्यादा, हाँ जी, और या जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए। तो ये सब कविताएं कहीं ना कहीं मन के अंदर घुस जाती थी। ये बहुत अच्छा जी। तो लिखना आपने कब से शुरू किया? लिखना मैंने शुरू किया है जब मैं कॉलेज में आया हूँ, उस वक्त औपचारिक रूप से जो लिखना शुरू किया सन 1981 या 82 की बात है जी, तब से लिखना शुरू किया। और कवि के तौर पर आप मंच पर पहली बार कब आए, और क्या वो कौन सी कविता आपने पढ़ी, कुछ अगर थोड़ा बहुत याद हो तो दर्शकों से रूबरू कराएं। मैंने जो पहली कविता अपनी पढ़ी थी वो है ग्लेशियर की ही एक कहानी के साथ में जुड़ी हुई है जी। कहानी क्या है, वो शाश्वत सत्य है जो मेरी आंखों के आगे घटा। जी जी। उस घटना को हम भुला नहीं सकते कभी भी जी। जहाँ पे एक जवान इंतज़ार कर रहा था हेलीकॉप्टर की कि क्योंकि जहाँ पे हम थे वहाँ पे लैंड रूट नहीं है, ज़मीनी मार्ग नहीं है, तो हेलीकॉप्टर से ही आपको लेके जाया जाता है, फिर दूसरे पोस्ट पे छोड़ते हैं, वहाँ से फिर पैदल चल के जाते हैं। जी। विडंबना ऐसी कि वो जवान डायरेक्ट फ्लाइट चाहता था जाने के लिए क्योंकि उसकी बेटी पैदा हुई थी जी। जो बेटी को देखना चाहता था। जी। या किसी के लिए भी ये भावना उत्पन्न होती है बच्चों से मिलने की। वो जवान इंतज़ार कर रहा था, हम वेट कर रहे थे। जब भी फ्लाइट आती थी, छोटी फ्लाइट होती थी, तो वो जाना नहीं चाहता था उसमें। तो जब फ्लाइट डायरेक्टली बेस कैंप के लिए उसको मिली तो जैसे ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे लैंड होने लगा, पाकिस्तान से फायरिंग हुई। एक गोले का टुकड़ा उसके जांघ पे लगा जी। और उसकी जांघ पूरी कटी 3-4 इंच मांस के साथ में लटकनी शुरू हो गई। प्रेशर्स इतने लो हैं वहाँ पे एयर का कि बॉडी का पूरा खून जो है वो सक आउट हो जाता है विद इन नो टाइम। इसलिए हम वहाँ शेव भी नहीं करते क्योंकि एक बार कट हो जाए तो फिर ब्लीडिंग रुकती नहीं है। जी। मेरी बाहों में उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही वो सिंक कर रहा था तो मैंने उससे पूछा, गुरपाल की हाल है? तो उसने कहा साहब फिट है, फ्रूटी पिलाओ। तो मैंने जैकेट परखा के अंदर हाथ डाला और फ्रूटी हम रखते हैं अंदर जिससे कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर फ्रीज ना हो जाए, पी सकें।
तो उसको निकाल के करके उसके मुंह में डाला, तब तक मैं वो जा चुका था। ओह जी उस रात मैंने कविता लिखी थी जिसको मैं आपके सामने जी जी जरूर सुनाऊंगा। जी जी, स्वागत। उस रात जो अंतर्द्वंद मन में चल रहे थे, जी उनसे जो कविता उत्पन्न हुई वो मेरी श्रद्धांजलि केवल उस जवान के लिए नहीं बल्कि सभी शहीदों के लिए है जो समर्पित हो चुके हैं। जो समर्पित हो चुके हैं राष्ट्र सेवा। जी जी जी। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं हूं सैनिक, जी, युद्ध केवल धर्म मेरा। वाह। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। श्वेत रणशैया थी, श्वेत बर्फ गिरी, हाँ बर्फ थी। यस। श्वेत रणशैया थी जिस पर शान से लेटा था मैं। आहा, मां तेरी सेवा समर्पित हो चुका बेटा था मैं। वाह जी। आन की रक्षा को तेरी जान तक दी शान से कर दिया सर्वस्व अर्पण, प्रण हुआ ना नर्म मेरा। वाह वाह। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। जी जी। देश के हम पूत बनकर, मेघ के हम दूत बनकर, जी छाए थे वैरी के सिर पर, हम हुए यमदूत बनकर। जी। गोलों की वर्षा थी भीषण, हो रहा हिमपात भी। गोलों की वर्षा थी भीषण, हो रहा हिमपात भी। हृदय दारुण शत्रु के करता लहू था गर्व मेरा। क्या बात है, वाह। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। वाह वाह। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। छोड़कर जाता हूं मैं अपने अधूरे काम को। छोड़कर जाता हूं मैं अपने अधूरे काम को। और हैं बालक तेरे अब आज्ञा दे विश्राम को। आखिरी कण रक्त का जब तक रहा लड़ता रहा। छोड़कर जाता हूं मैं अपने अधूरे काम को। और हैं बालक तेरे अब आज्ञा दे विश्राम को। आखिरी कण रक्त का जब तक रहा लड़ता रहा। मृत्यु जीवन दायिनी हो करे अंतिम कर्म मेरा। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। प्रथा यह चलती रहेगी, प्रथा यह चलती रहेगी, बल यूं ही चढ़ती रहेगी। मां तेरे वीरों को किंचित वीर गति मिलती रहेगी। प्रथा यह चलती रहेगी, बल यूं ही चढ़ती रहेगी। मां तेरे वीरों को किंचित वीर गति मिलती रहेगी। विदा लेते एक मन की बात कहता हूं तुझे। विदा लेते एक मन की बात कहता हूं तुझे। देश को दे देना केवल तू यही बस मर्म मेरा। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। आखिरी बंद है जी। जीत का सहरा तुम्हारा, देशवासियों से कह रहा है सैनिक। जीत का सहरा तुम्हारा जी, हार का दुखड़ा तुम्हारा जी। सैनिक इन सब चीजों से पृथक है, न हार न जीत, वो सिर्फ अपना कर्तव्य करता है। जी जी जी। जीत का सहरा तुम्हारा, हार का दुखड़ा तुम्हारा। साथी अपने खो के मैं तो जीत कर हर बार हारा। वाह। जाते जाते एक विनती देश तुझसे करता हूं। जाते जाते एक विनती देश तुझसे करता हूं। नमन तुम वीरों का करना, नमन तुम वीरों का करना। रहे उन्नत कर्म मेरा। क्या बात है, क्या मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। मैं हूं सैनिक, युद्ध केवल धर्म मेरा। विवेक जी, बहुत ऐसी कविता जो दिल को छू जाती है, आंसू निकलने को होते हैं और हमें रोकना पड़ता है अपने जज्बातों को। ये एक शैली है, एक सैनिक देश से कुछ कह रहा है। आपने और कौन से विचार के, श्रृंगार के या वीर रस की, क्योंकि ये तो एक करुण रस हुआ, तो क्या कुछ ऐसी भी कविताओं की रचनाएं आपने की हैं अलग अलग, जिनमें अलग अलग रस हो?
मैंने कविताएं मैं लिखता हूँ जब भावनाएं प्रबल होती हैं। जी जी जी। तो वो किस रूप में आ रही हैं उसका पहले से मॉनिटरिंग नहीं होती कि अब मैं श्रृंगार लिखने जा रहा जी हूँ। जी जी जी। हर विधा में लिखी गई हैं कविताएं, जी। और इनमें कोई मेरा चमत्कार नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है। वहीं से प्रपात भावनाओं का बहता है। तो आत्मचिंतन के ऊपर जी मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। जी समय बहुत बलवान है। जी हम कितने भी महान हो जाते हैं, जी कितने भी महान कहीं पे भी बैठे हैं, हमारी सारी शक्तियां क्षीण हैं, जी हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं, क्योंकि सब प्रारब्ध के साथ में, नियति के साथ में जुड़ा हुआ है। उसी के हिसाब से काम, उसी को, उन्हीं भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अगर आपने कभी सेमल का पेड़ देखा हो, मैं बचपन में मेरे घर के सामने एक बहुत विशालकाय सेमल का पेड़ था। जी जी। खुली भुजाओं के साथ में उनको देख देख के मैं काफ़ी उसके विशाल क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को देख के मैं प्रभावित था। जी। फिर जैसे बड़ा हुआ, कई सारी चीज़ें देखी ज़िंदगी में, तो मुझे लगा जैसे कि आपकी विशालता जो है वो आपका चमत्कार नहीं है, उसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हो। जी। वही इस कविता में है। जी जी। मैं सेमल हूँ। क्या बात। कविता का शीर्षक है मैं सेमल हूँ। जी। नेत्रहीन धृतराष्ट्र क्षीण प्रारब्ध पांडुका। वाह वाह वाह। जी। नेत्रहीन धृतराष्ट्र क्षीण प्रारब्ध पांडुका, विमुख सुयोधन त्याग रहा प्रस्ताव संधि का। क्या। नेत्रहीन धृतराष्ट्र क्षीण प्रारब्ध पांडुका, विमुख सुयोधन त्याग रहा प्रस्ताव संधि का। दुर्वासा का वर कुंती के तप का फल हूं, मैं सेमल हूं। क्या बात है। ये कविता सिंबॉलिक है, इसको समझना पड़ेगा। एंड खास करके अगर आप हिंदी संस्कृत से, महाभारत से, माइथोलॉजी से जुड़े हैं तो आप हिंदी पुराण से जुड़े हैं, तब समझ पाएंगे। जी 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 जी। पांडव पंच अजेय कृष्ण निर्देशक किंचित। पांडव पंच अजेय कृष्ण निर्देशक किंचित, जी। महारथी सब मूक सहस्र गज पौरुष सिंचित। जी। चीर हरण प्रकरण का साक्षी मैं वह पल हूं, मैं सेमल हूं। क्या बात है, क्या बात। परशुराम का दंश शिष्य पर अर्जित तय था दंड। धंसा समय रथ चक्र पंक के अंक कर्ण के भाग्य का फल हूं, मैं सेमल हूं। जी जी। अश्वत्थामा हतो हेतु हत्या के द्रोण की नियति। अश्वत्थामा हतो हेतु हत्या के द्रोण की, नियति कर गई हाय धर्म छवि देख गौण सी। धर्मराज के छद्म क्षीण मैं स्वर का छल हूं, मैं सेमल हूं। क्या बात है, क्या बात। भगवान मनुष्य के सामने नतमस्तक होते हुए, यहां तक की विशालता है। अभी आप इस बंद में देखिएगा। कृष्ण क्रोध से त्रस्त गहा भुज अस्त्र। वाह। कृष्ण क्रोध से त्रस्त गहा भुज अस्त्र, भीष्म के प्रण का बल हूं। शिथिल कृष्ण व पार्थ शिखंडी ओट सबल हूं। क्या बात है। कृष्ण क्रोध से त्रस्त गहा भुज अस्त्र, भीष्म के प्रण का बल हूं। जी जी जी। शिथिल कृष्ण व पार्थ शिखंडी ओट सबल हूं। रुधिर सिक्त शर की शैया पर, भीषण मैं भविष्य का पल हूं, मैं सेमल। क्या बात है, क्या बात। विस्तृत भुजा विशाल, गर्व से उन्नत मेरा भाल। विस्तृत भुजा विशाल, गर्व से उन्नत मेरा भाल, किंतु छाया है न फल डाल। स्थूल काया ही मैं केवल हूं,
मैं सेमल हूं। आखिरी बंद बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिंदगी के लिए, किसी की असमर्थता को समझने के लिए। खड़ा हुआ जड़ हो अतीत अंतस में लेकर, खड़ा हुआ जड़ हो अतीत अंतस में लेकर, गड़ा हुआ सीने में आज के बीता किंतु अमिट मैं कल हूं। क्या बात। मैं सेमल हूं। आप का कविता पाठ सुनकर मन में उत्तेजना भी जागती है। आपका पौराणिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है। हिंदी जो माइथोलॉजी है हिंदुओं की, उसके बारे में काफ़ी गहन अध्ययन आपका है। आप उर्दू भी उतनी ही अच्छी लिखते हैं, और उर्दू में जो आपकी रचनाएं हमने देखी हैं उसके बारे में कुछ, अगर आपका प्रकाशन भी हुआ है या कुछ है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे साथ में एक अजीब कशमकश रही है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। जी प्रकाशन की तरफ मेरा कभी विचार था ही नहीं। जी। अपने भावों को अपने कविताओं में डालना बस वहीं तक सीमित था जी। पर जैसे जब लिखना शुरू किया, लोगों ने सुनने की इच्छा जताई, जब मैंने सुनाना शुरू किया, जी। लोग औपचारिकता के तौर पे बुला लेते थे और मैं हिंदी की कविता सुनाता था, लोग सन्नाटे में रहते थे। हताशा होती थी। वहीं पे कोई उर्दू की सुना रहा है तो वाह वाह होती थी। तो मेरा झुकाव एक बार एक जिसको बोलते हैं कि मन का वो था कि छलावा हुआ, और मैं अपनी भाषा को छोड़ के, ऐसा नहीं है कि उर्दू मेरी भाषा नहीं है जी। वो भी हमारी भाषा है, बिल्कुल है, पर वो मेरी मूल भाषा नहीं रही है क्योंकि मैंने अध्ययन उर्दू की तरफ का नहीं किया है। झुकाव हुआ, उर्दू सुनाता था तो लोग वाह वाह करने लगे। वहीं से मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। फिर लोगों के कहने पे ही, दोस्तों के कहने पे, एक किताब मेरी खुद की पब्लिशिंग है, किसी और की नहीं। हमने घर में ही अपना खुद ही पब्लिश किया, जिसका नाम है ज़िंदगी आज मुझे जीने दे। जी। ज़िंदगी आज मुझे जीने दे में मैंने केवल उर्दू, अरबिक, पर्शियन, टर्किश, जो कि जिसमें नज़ाकत और नफासत, अदब वाली ज़ुबान जो लोग समझने की कोशिश करते हैं या जिसका फैशन है, तो वो किताब आई, लोगों ने पसंद की। 1000 कॉपीज़ का मेरे को ऑर्डर आया था, तो मैंने 1000 कॉपीज़ छपवा के सबको बांट दी। उसके बाद मैंने 200-300 कॉपीज़ और बनवाई जिससे मैं लोगों को गिफ्ट कर सकूं। जी। तो ये है मेरा उर्दू का सफ़र, जो कि अब मुकम्मल है। अब मैं वापस अपनी हिंदी पे आना चाहता हूँ। जी। तो कुछ उसमें से अगर आप सुना पाएँ हमें। ज़रूर। ज़िंदगी आज मुझे जीने दे की नज़में मैं आपको सुनाऊंगा। जी। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी हरिवंश राय बच्चन से प्रभावित होकर एक मधुशाला लिखने की। एक दिन अनायास, न ये नहीं सोच रहा था कि मैं मधुशाला का बंद लिख रहा हूँ, तो मैंने एक नज़्म लिखी और उसके नीचे लिखा, ज़िंदगी आज मुझे जीने दे। जी। दूसरे दिन दूसरा लिखा, ज़िंदगी आज मुझे जीने दे। तीसरे दिन तीसरा लिखा। ये सिलसिला 76 दिन चला। उसके बाद में फिर मैंने कहा अब ये पुनरुक्ति हो रही होगी भावनाओं की, तो उस दिन 76वें दिन उसको बंद किया। तो ये 76 नज़में हैं ज़िंदगी आज मुझे जीने दे के अंदर जी। जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी से बात की है। इस किताब को अगर आप देखेंगे तो इसका कलर स्कीम भी कुछ सिंबॉलिक है जी। जिसमें ज़िंदगी, मैं, ज़िंदगी और मेरी भावनाएं, तो भावनाओं को लाल रंग से दिखाया गया है। मैं और मेरी ज़िंदगी सफ़ेद और काले रंग के अंदर आपस में जगह बदलते रहते हैं। ज़िंदगी से बात की है, ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अंत तक, जिस जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ, जो जो भावनाएं एक आम आदमी की होती हैं,
ये किताब शब्द मेरे हैं, जज्बात आप ही लोगों के हैं, जी। एक आम इंसान के हैं। तो इसकी जो पहली नज्म है सर, वो है जश्न किलकारी से आगाज तेरा। जश्न किलकारी से आगाज तेरा, जी। गोद से पालनों से राज तेरा। जिंदगी जिद और शरारत से भरा, अजब तिफलाना वो अंदाज तेरा। जी। और धीरे से जवानी आती, जी। लहू में जोश रवानी लाती। धड़कते दिल और फड़कते अरमां, हसी लबरेज कहानी लाती। बाद फिर खत्म फसाने होंगे, जी। गुजरे दमखम के तराने होंगे। जी। बांध नज़मों में और अशारों में, लागरे वक्त सुनाने होंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी वक्त तू कैसा भी दे, जी। जिंदगी वक्त तू कैसा भी दे। जी। नर्म या सख्त तू जैसा भी दे, फक्र से जज्ब तुझ में हो जाऊं, जब्त करने के तू सलीके दे। जिंदगी आज मुझे जीने दे, जिंदगी आज मुझे जीने। क्या बात है। तो आपके उर्दू के कोई गुरु भी रहे हैं? ये उर्दू भाषा कैसे सीखी आपने? इतनी शुद्ध हिंदी और इतनी शुद्ध उर्दू, ये दोनों एक साथ कैसे चले? मैं एक गुरु तलाश कर रहा हूं अभी। नहीं, मैं और नहीं, ये सच बात है जी। ये जो भूख है आपकी, ये आपको कुछ भी करने के लिए तत्पर करती है और काबिल बनाती है। जी। मीर को, गालिब को, ज़ौक को, फैज़ को, इन सबको इतना पढ़ा मैंने जी। इतना पढ़ा मैंने कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। जी। मैंने उर्दू भाषा के साथ में हुज्जत भी की होगी, क्योंकि वो मेरी मूल भाषा नहीं है। जी। किसी एक शब्द का अर्थ क्या है वो बोलचाल की भाषा से ही मैंने निकाला। जी। उसका वाकई अर्थ क्या है, हो सकता है कहीं मैं गलत हो गया हूँ। इसलिए पर जब ईश्वर आपको एक लय में, एक तरन्नुम में डालता है, तो मेरे ख्याल से वो गलत होता नहीं है। जी। तो वही है जिंदगी आज मुझे जीने दे। जी। जी। एक और नज्म मैं आपको सुनाऊंगा इसकी। एक जलसा था जब मिली थी तू। जी। मैं जिंदगी से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। जश्न किलकारी से आगाज किया था जी। जिंदगी जी। से। जी। 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 एक जलसा था जब मिली थी तू, एक जलसे में ही रुखसत होगी। वाह। हाँ हाँ। एक जलसे में ही एक रुखसत जलसा था जब मिली थी तू, एक जलसे में ही रुखसत होगी। जिंदगी जलसाए मुसलसल तू, क्यों नहीं तुझसे मोहब्बत होगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक। जिंदगी अब तुझे जीना भी है जी। और तय है तुझ पे मरना भी है। लिखा पेशानी जो करना भी है, और किया जो उसको भरना भी है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नफा नुकसान छोड़ रहने दे, नफा नुकसान छोड़ रहने दे, लिए दिए का जोड़ रहने दे। जिंदगी फना जो होना है गर, फन से होने का तोड़ रहने दे। क्या बात जिंदगी आज मुझे जीने दे, जिंदगी आज मुझे जीने। भगवान आपको सदा सलामत रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे। थैंक यू सर। और बहुत सारी बातें जो रह गई वो फिर दोबारा कभी अगर मौका मिला तो हम दोबारा करेंगे, क्योंकि ये तो एक रवानगी है, चलती रहनी चाहिए। तो कभी कविता पाठ ही सिर्फ आपका, जो आपने सोचा हो कि अब आप देश की सेवा कर चुके हैं एक माध्यम से, और आपको दूसरे माध्यम से आप देश की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और हमें इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप जब चंडीगढ़ में थे तो हमें नहीं मिल पाए, और जब मिले तो आप पालमपुर चले गए। नहीं, मैं आपके पास ही हूँ। जब ये भी जिंदगी का ही कमाल है। बिल्कुल होता है ऐसा। तो बहुत अच्छा लगा। और एक हीरा हिमाचल प्रदेश को मिला है आपके रूप में, और उस हीरे का प्रयोग हम कैसे करेंगे हिमाचल प्रदेश में, इस ओर हमारा ध्यान है।
क्योंकि आपके अंदर जो कवि है उसको बाहर तो निकालना ही है और लोगों के लिए उसको हम चाहते हैं कि वो सामने आए। तो आज हम एनजेडसीसी की ओर से जो हमारी प्रथा है आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जो आपको हमारी याद दिलाता रहेगा कि कभी आप नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है और ये मिट्टी से जुड़ी पंजाब हुई को रिपीट करता है जी।